निबंध की शैली। यहाँ शैली की परिभाषा बफन ने दी है। बफन का कहना है कि शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। ये भी बच्चों कई बार जैसे ये डेफिनेशन दे देते हैं और इसका पूछते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको याद रखना है कि ये जो शैली की डेफिनेशन है किसने दी है, बफन ने दी है। ये हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकते हैं और कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि बफन ने निबंध की शैली की क्या परिभाषा दी है। इसलिए बहुत ईजी है, शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ शैली के भेद। इसमें बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बच्चों कि आप निबंध की कोई दो शैली बताइए। वैसे तो इसके वर्णन के बारे में बहुत कम पूछते हैं, दो शैली के नाम ही पूछते हैं, या कभी कभी ऐसा भी आ जाता है बच्चों कि कोई दो शैली को आप समझाइए। इसमें यहाँ मैं सभी शैलियों का वर्णन कर रही हूँ। पहली शैली है यहाँ समास शैली, दूसरी व्यास शैली, तीसरी विवेचन शैली, चौथी व्यंग शैली, पांचवी धारा और तरंग शैली, छठी निगमन और आगमन शैली। मैं इन सभी शैलियों को आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। आप किन्हीं दो शैलियों को थोड़ा सा विस्तृत रूप में भी पढ़ लेना बच्चों, ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं आए। अब समास शैली का क्या अर्थ है? वैसे ये शैली अगर हम डिस्क्रिप्शन करना चाहें तो ये सबसे ईजी है। समास, अभी जो मैंने इसके पहले वाले व्याकरण के चैप्टर में आपको समास भी समझाया। समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो समास शैली अत्यंत प्रभावशाली शैली होती है और इसका प्रयोग अधिकांश निबंधकार करते ही हैं। कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति शैली का सर्वोत्तम गुण है। इस शैली में विचारों की स्पष्टता और भावों की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से होती है और इस शैली का प्रयोग प्रमुखतः विचारात्मक निबंधों में होता है। जो हमने निबंध का तीसरा प्रकार पढ़ा था विचारात्मक, उसमें अधिकतर इस समास शैली का प्रयोग होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो समास शैली के श्रेष्ठ उदाहरण है। इसलिए अगर परीक्षा में अगर दो शैलियों में आए तो ये समास शैली आपके लिए बहुत सरल रहेगी बच्चों की। जब संक्षिप्त में कोई बात कहनी हो, मतलब हम अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं कि जब निबंधकार संक्षिप्त में अपनी कोई बात कहना चाहता हो तो वो समास शैली का प्रयोग करता है। और हमारे हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो समास शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रणेता रहे हैं। दूसरी शैली है बच्चों व्यास शैली। व्यास शैली का अर्थ है विस्तार। मतलब जब समास का अर्थ था संक्षेप, तो समास शैली की जस्ट अपोजिट शैली है बच्चों ये व्यास शैली। व्यास शैली का अर्थ है विस्तार। अतः इस शैली के अंतर्गत भाव का विचार विस्तार के साथ अत्यंत बोधगम्य और रोचक ढंग से व्यक्त किया जाता है। इसमें सरलता, स्पष्टता और स्वाभाविकता इस शैली की विशेषताएं हैं। इस शैली का प्रयोग विषय प्रधान निबंधों में किया जाता है। जैसे उसका प्रयोग विचार प्रधान निबंधों में होता था समास शैली का, लेकिन व्यास शैली का प्रयोग विषय प्रधान निबंधों में किया जाता है। इसमें वर्णनात्मक और विवर्णात्मक निबंध भी इस शैली में लिखे जाते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में इस शैली के दर्शन होते हैं। मतलब हम विद्वानों का नाम भी याद करते जाएं। जैसे समास शैली में किस विद्वान का नाम लिया हमने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और व्यास शैली में हमने किसका नाम लिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये दो शैली का आप अगर वर्णन कर देंगे तो बहुत उपयुक्त रहेगा। मतलब हमें नाम भले सभी शैलियों के याद कर लें, लेकिन किन्हीं दो शैलियों को हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, तो इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। समास मतलब संक्षिप्त। जब लेखक अपनी किसी बात को संक्षिप्त में कहना चाहता हो तो वो समास शैली का प्रयोग करना है। और व्यास शैली यानी कि विस्तृत। जब लेखक अपनी किसी बात को विस्तृत रूप में करना चाहता हो तो वो व्यास शैली का प्रयोग करता है। अन्य शैलियों को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों कि विवेचन शैली किस कहते हैं। इस शैली के अंतर्गत लेखक तर्क वितर्क, प्रमाण पुष्टि, व्याख्या निर्णय आदि का सहारा लेता हुआ विषय का प्रतिपादन करता है। गहन अध्ययन और चिंता के आधार पर लेखक अपना तथ्य प्रस्तुत करता है। विचारात्मक निबंधों के लिए इसका प्रयोग बहुलता से किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध इस शैली के उपयुक्त उदाहरण हैं। उसके बाद में 4th नंबर पर आती है बच्चों आपकी व्यंग शैली। इस शैली के निबंध में लेखक व्यंग द्वारा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। व्यंग कैसा होता है? तीखा, मर्मभेदी एवं मारक होता है। इसमें रचनाकार किंचित हास्य का पुट देकर विषय को पठनीय और मनोरंजक बना देता है। शब्द चयन और अर्थ के चमत्कार की दृष्टि से इस शैली का विशिष्ट महत्व है और व्यंगात्मक निबंध इस शैली में लिखे जाते हैं। जैसे हमने अपनी जैसे समय नहीं मिला, 10th क्लास में हमने पढ़ा था समय नहीं मिला, और इस प्रकार से बहुत से निबंध हम पढ़ते हैं। जैसे तो उन शैलियों में बातों बातों में व्यंग किया जाता है, उसमें हंसी भी आती है और इस प्रकार के होते हैं। उन निबंधों में व्यंग शैली का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं बच्चों 5th नंबर पे धारा और तरंग शैली।
सामान्यतः भावात्मक निबंध लेखन के लिए धारा शैली और तरंग शैली का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब भी हमें भावात्मक निबंध लिखना हो तो इस शैली का प्रयोग किया जाता है। और धारा शैली में भावों की धारा प्रवाह में रहकर प्राय एक गति से चलती है, किंतु तरंग शैली में ये भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें भाव तरंग की भांति उठते हैं और गिरते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में धारा शैली का उत्कृष्ट रूप मिलता है। बच्चों, ये जो लास्ट वाली शैली है निगमन और आगमन शैली, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान से सुनो। प्रतिपाद्य विषय की व्याख्या की दृष्टि से निगमन शैली और आगमन शैली महत्वपूर्ण मानी जाती है। निगमन शैली के अंतर्गत पहले विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तदुपरांत उस सूत्र के अंतर्गत पहले विचारों की विस्तार पूर्वक व्याख्या की जाती है और उसके बाद अंत में सूत्र रूप में सारांश प्रस्तुत कर दिया जाता है। आगमन शैली और निगमन शैली एक दूसरे के विपरीत है।